तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ आज शुरू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वर्क, पावर, एनर्जी और सर्कुलर मोशन। काफी क्वेश्चंस इससे मिलते हैं और कई जगह इसका एप्लीकेशन होता है। तो हम कोशिश करेंगे मेजर जो वर्क के फॉर्मूले थे, पावर के फॉर्मूले थे, किस तरह हमें अप्रोच करना था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन था, इनको किस वे में हम इजीली डील कर सकते हैं, क्विक रिवीजन, और उसके बाद जो जेई मेंस 2020 में आए हुए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनकी बात करें। तो शुरू कर रहे हैं बेटा, वर्क, एनर्जी, पावर। ठीक है, तो पहला जो आपको पता है, जब हम बात करते थे वर्क की, तो वर्क के लिए जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो हमेशा याद रखना है इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस। ये फॉर्मूला हर फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, वेदर इट इज कांस्टेंट और नॉट। फाइन, यहां से आप ये भी कह सकते हैं एरिया ऑफ एफएस ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो आपका आता है वो आपको दे देता है वर्क। ठीक है, अब कुछ स्पेशल कंडीशंस आती हैं। इफ एफ इज कांस्टेंट, अगर आपको एफ कांस्टेंट दिया हुआ है तो बिल्कुल आप यहां पर लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। बट ये W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आप तभी लिखेंगे जब आपका F कांस्टेंट होगा। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कई बार आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। हाँ, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में दिया हुआ आपको ये, और आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। यहां पर भी बेटा ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारा जो फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ये जरूर चेक करें कि ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर ये कांस्टेंट है, इफ कांस्टेंट, तो आप बड़ी इजीली लिख सकते हैं माय वर्क इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एस एक्स प्लस एफ वाई इंटू एस वाई प्लस एफ जेड इंटू एस जेड। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट केवल एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में ही वर्क करेगा, वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में वाई डायरेक्शन का फोर्स वर्क करता है। ठीक है, ओके। अब अगर कोई कहे कि जी अगर ये वेरिएबल है तो क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर आपका देखिए कैसे आएगा, तब आप लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। और यहां पर आपकी लिमिट x1 से x2 जो भी आपको वैल्यूज दी गई हैं, y1 से y2 और z1 से z2। फाइन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जब आप वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं तो एक फोर्स आपके पास आता है स्प्रिंग फोर्स। तो इस पे बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है? तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आपका होता है बेटा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, इनिशियल पोजीशन एक्स की और फाइनल पोजीशन एक्स की। तो ये आपके वर्क के लिए अलग अलग फॉर्मूले हो गए। इन सारे फॉर्मूले से आपका काम हो जाना चाहिए, बिल्कुल इन्हें नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। अब बेटा बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। तो अब सबको पता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में तो कुछ खास है नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे हाफ एम वी स्क्वायर आ जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार आपका ये फॉर्मूला मोमेंटम के टर्म्स में लिखा जाता है, तो पी स्क्वायर बाई 2m आप ये भी लिख सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रो और मॉडर्न में कुछ और फॉर्मूले हमने पढ़े थे,
वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी पी स्क्वायर, प्लीज ध्यान रखिएगा ये पी जो है ये आपका लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। फाइन। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कई बार क्या होता है, आपको दिया होता है, हाँ जी, एफटी ग्राफ, एफटी ग्राफ, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है वर्क डन निकाल दीजिए। जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। हाँ देखिए, दो इसमें खूब गलतियां होती हैं बेटा, क्योंकि आपके दिमाग में होता है यहां से तो आप सीधे एरिया ऑफ एफएस ग्राफ निकाल सकते, एरिया ऑफ एफएस ग्राफ, ये आपका वर्क डन हो गया, बड़ा आसान है। दिस वन इज इजी, मैं यहां लिख भी देता हूं, बट कभी आपको एफटी ग्राफ दे दिया ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, एफटी ग्राफ का एरिया निकाल देते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, एफटी ग्राफ का एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डी टी। फाइन, दैट इज एक्चुअली, क्या कहा था हमने इसे, इंपल्स, समझ में आया, एम वी माइनस यू। तो ये जो एरिया है आपका, ये एरिया आपको इंपल्स देगा बेटा, और अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो आपको ये फाइनल मोमेंटम दे देता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये समझ में आया, ये एरिया आपका पी फाइनल माइनस पी इनिशियल है। तो यहां से आप पी फाइनल निकालिए और वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इस तरह करके यहां पे आप लीनियर मोमेंटम को यूज कर लीजिए। क्लियर है? तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट रहता है जब आपको एफटी ग्राफ दिया होता है और आपसे वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी पूछी होती है। अब बेटा इसके बाद आती है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये थी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस आपको लेने हैं, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, दैट इज वर्क डन। मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे बेस्ड आपको मिलते हैं, हाँ कई बार डायरेक्ट होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। इसके बाद बेटा आपके पास जो आता था वो आता था कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आपको पता है कौन से होते हैं, व्हेन वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन पाथ। ठीक है, हाँ इनको आप कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, और ये आपको याद होने चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, और थर्ड आपका है स्प्रिंग। ये तीन तो जो आपने पढ़े हैं उनमें ये तीन तो कंजर्वेटिव ही हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई फोर्स दिया हुआ है एक्स वाई के टर्म्स में, तो कंजर्वेटिव चेक करने के लिए इफ डेल एफ एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाय डेल एक्स, अगर ये कंडीशन आपकी है, ध्यान रखिएगा एक्स कंपोनेंट फोर्स का उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई कंपोनेंट को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये कंडीशन है देन कंजर्वेटिव। फाइन, यहीं से एक टर्म शुरू होता है बेटा, और वहां आता है आपका टर्म पोटेंशियल एनर्जी।
और पोटेंशियल एनर्जी की जब आप बात करेंगे तो इट इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिफाइन किया था वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक डेफिनेशन ये दी थी, या हमने कहा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू असेंबल अ सिस्टम। ठीक है ना, किसी कॉन्फ़िगरेशन को, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने के लिए जो भी आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा वो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाए। ये तो आपकी थ्योरेटिकल टर्म्स में बात हुई। जब आप बात करेंगे किसकी, फॉर्मूले की, तो आप कैसे लिखेंगे, तो F कंजर्वेटिव इज माइनस डेल U बाय डेल R। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F कंजर्वेटिव इज माइनस डेल U बाय डेल X I कैप माइनस डेल U बाय डेल Y J कैप माइनस डेल U बाय डेल Z K कैप। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं बेटा। हाँ, इलेक्ट्रो के साथ रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं। जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की बात कही थी, वहां पे भी इसी तरह के फॉर्मूले हमने डील किए हुए हैं। फाइन। इसके बाद एक टर्म आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब आप बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस F इज इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। फाइन। तो यहां पे आप क्या करते हैं, FC दैट इज माइनस डेल U बाय डेल R को आप 0 रखते हैं। यहां से आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलेगी। ठीक, और फिर आप चाहे तो मैक्सिमा मिनिमा लगा लीजिए, चाहे तो आप डायरेक्टली चेक कर लीजिए कि आपकी अगर पोटेंशियल एनर्जी वहां पर मिनिमम हो रही है तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? ओके। फिर बेटा बात हमने कही थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ distance or height is much less than radius of earth। इसका मतलब हो गया G आपका कांस्टेंट है। ठीक, तो यहां पे आप क्या करते थे, रेफरेंस पॉइंट अर्थ की सरफेस को मान के, हाँ, अर्थ सरफेस को रेफरेंस पॉइंट मानते थे, रेफरेंस पॉइंट, और यहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। और आप अगर H हाइट पे हैं तो आपकी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती थी mgh। फाइन। लेकिन इस पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं वो मिलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। बिल्कुल। अब अगर आपके पास इसकी हाइट h है, इसका मास m है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी mgh/2, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, बिल्कुल इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है बेटा, कई बार ये पूछा गया है। सपोज आपके पास एक चेन है जो आपकी स्मूथ टेबल पे इस तरह से, इसकी मास m और लेंथ l आपको गिवन है, और वो आपसे कहेगा कि अगर ये स्लोली आपने आगे डिस्प्लेस की तो ये अपने वेट से ही नीचे आती रहेगी। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन दिस चेन इज इन दिस पोजीशन।
फाइन, ये ब्लू कलर वाली पोजीशन इसकी फाइनल है, दैट मींस ये जस्ट लीव कर रही है किसको, टेबल को। फाइन, तो यहां पे आप क्या करेंगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, आप पहले इसके सेंटर ऑफ मास को ढूंढेंगे और आप सिर्फ ये देखेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास कहां से कहां तक मूव कर गया। ओके, सो दिस इज योर वर्क डन बाय ग्रेविटी, और ये अगर इसकी लेंथ L है तो ये सेंटर ऑफ मास L/2 लेंथ नीचे आया होगा, तो आप कहेंगे mg/L/2 इज इक्वल टू हाफ mv²। प्लीज ध्यान रखिएगा, हर पार्टिकल की वेलोसिटी v होगी, इस चेन के हर लिंक की वेलोसिटी v होगी। तो टोटल जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके कॉस्ट पे आएगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और आप यहां से इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो V इज इक्वल टू √GL इस पर्टिकुलर कंडीशन में आ गया। फिर आपसे यही क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे यह कहा जाएगा कि इसको आपने L/N लेंथ हैंग किया हुआ है, लाइक दिस, L/N लेंथ हैंग किया हुआ है, ठीक है। और जब ये फाइनली पूरी टेबल को लीव कर रही होगी, पूरी लेंथ आपकी ऐसे आ गई, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पे आप दो सिचुएशन बनाएंगे, एक इनिशियल और एक फाइनल, ठीक है। अब इनिशियल पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास, मैं ब्लैक कलर से पहले इस रेड वाले को मैं यहां रिमूव कर दे रहा हूं बेटा, यहां पे देखिएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया, ये मैंने लिया है रेफरेंस पॉइंट, इस वाले की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अब जो मास हैंग किया ना, वो मास ध्यान रखिएगा m/n हैंग किया हुआ है, और इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां पर है, L/2n पे। ये समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूं बेटा, ये देखिए, मैंने आपसे कहा था मेरा जो पोर्शन हैंग्ड है वो L/n है, ये L/2 पुराना केस था, L/n नीचे हैंग कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके, फाइन फाइन फाइन, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, डोंट वरी डोंट वरी। क्वेश्चन ये है बेटा कि ओके, जस्ट गिव मी स्मॉल, हाँ कुछ कंफ्यूजन है उनको। ओके, एक मिनट बेटा, ये मेरे पास एक चेन है और इस तरह से हैंग कर रखी है, फाइन। L/n लेंथ इज हैंगिंग, m इसका मास है, L टोटल लेंथ है, फाइन। You have to tell me the velocity when this chain is just leaving the table. Okay? तो मैंने आपसे कहा कि आपको इसको दो पार्ट में एज्यूम कीजिए। ये आपका मास हो गया m/n, और ये सारा का सारा मास इस पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड होगा, क्लियर है? तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, -m/n g L/2n। ये कितनों को समझ में आया बेटा? ये जो लेंथ है ना यहां से यहां तक, ये हाफ ऑफ L/n है, ये तो 0 है, ये तो रेफरेंस पॉइंट है मेरा। ओके, चलिए, और फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये मेरी, एक मिनट मैं यहां पे आपको दिखा दूं, ये मेरी चेन इस तरह से हैंग कर रही होगी। फाइनल जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, m टोटल मास हैंग कर रहा है, इंटू g इंटू L/2। ये समझ में आया? तो ये मेरी इनिशियल और फाइनल, यहां पे माइनस लिख देंगे क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। ओके, इन दोनों का जो डिफरेंस है यही आपको क्या करेगा,
काइनेटिक एनर्जी देगा तो आप सिंपली यहां पे लिख सकते हैं हाफ mv² इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जो भी आप लिखना चाहें। क्लियर है? मैग्नीट्यूड लेना है बेसिकली। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। इसके बाद बेटा कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, वो होता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन पे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो जब आप कहते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। हाँ जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी दिमाग में ये लेके मत जाइएगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, एग्जांपल आपको दे देता हूं। मान लीजिए ये कोई ग्राउंड है और ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इसको मैंने पुश किया फोर्स F लगा के, ये ब्लॉक मेरा शिफ्ट हो गया इस पोजीशन तक, स्लिप किया। अगर स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, सो वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन इज नेगेटिव। ये समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन अपोजिट है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग स्लिपिंग इज नेगेटिव। ओके, अब देखिएगा, ये हमने पढ़ा था 2 ब्लॉक सिस्टम। क्लियर है? 2 ब्लॉक सिस्टम में सपोज मैंने इसको पुश किया है। अब ये जो स्मॉल m वाला ब्लॉक है, इसकी अगर आप बात करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये पूरा सिस्टम आगे बढ़ गया। अब अगर आप देखेंगे ये स्मॉल ब्लॉक m को किसने मूव कराया? फ्रिक्शन ने। कोई और फोर्स तो आप लगा नहीं रहे उस पे। इस पे जो mg लग रहा है वो डाउनवर्ड है, नॉर्मल लग रहा है वो अपवर्ड है, तो इसको किसने मूव कराया? इस फ्रिक्शन ने, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहां पर कैसा हो गया बेटा? पॉजिटिव। क्लियर है? बिल्कुल सही बात। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट और आ जाएगा, और हो सकता है फ्रिक्शन लग रहा हो लेकिन बॉडी डिस्प्लेस ना हो, तो वहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम। वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट होता है। आप उसे कहां से देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इस पे डिपेंड करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं इससे रिलेटेड। जैसे हमने आपसे कहा था कि एक हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है ना, और ये ब्लॉक एक लिफ्ट में रखा हुआ है जो किसी एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो अब डिपेंड करेगा कि आप इसे लिफ्ट के बाहर से देख रहे हैं या आप इसे लिफ्ट के अंदर से देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 2 डिफरेंट ऑब्जर्वर्स डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट, है ना। मान लीजिए ये यहां पहुंच गया थोड़ी देर के बाद, तो मिस्टर बी कहेंगे कि देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट h, but according to Mr. A the displacement is 0. फाइन। तो फोर्स तो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता, चाहे तो लिख लीजिए फोर्स इज नॉट फ्रेम डिपेंडेंट, बट डिस्प्लेसमेंट इज। दैट्स वाई योर वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। तो अलग अलग फ्रेम से जब आप देखेंगे तो आपका वर्क अलग अलग आएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा बात करते हैं पावर की, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पावर में। हाँ जी, बिल्कुल आपको पता है रेट ऑफ वर्क डन। तो जब आप बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की, तो वो आपकी हो जाती है dW/dt। कभी भी आपको पावर
या वर्क टाइम डिपेंडेंट दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है इंस्टेंटेनियस के लिए। यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू p इंस्टेंटेनियस dt, और इसे अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, 0 टू t कह लीजिए, तो ये आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा। क्लियर? तो कभी भी आपको पीटी ग्राफ दिया हो, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये पावर है। कंफ्यूजन क्या होता है, लीनियर मोमेंटम और पावर दोनों पी होते हैं, एक स्मॉल एक कैपिटल, बट कई बार ध्यान नहीं रहता ना पीटी ग्राफ, तो यहां पावर टाइम ग्राफ है। तो पावर टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है बेटा, पावर टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो आपको क्या दे देगा, वर्क। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब अगर आपसे कहा जाए एवरेज पावर, तो ये आपका टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम इंटरवल, इस वे में आप निकाल लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको मिलते हैं पावर कांस्टेंट वाले। किसी ब्लॉक पे एक कांस्टेंट पावर आपने सप्लाई कर दी है, ठीक है, तो यहां पर सीधे सीधे आपको क्या करना है, देखिए P इंटू टी, दैट इज योर वर्क डन, बिकॉज P इज अ कांस्टेंट टर्म, और इसको आप लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम आपने लगा दी, यहां पे एक लाइन में आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। इस पे एक स्पेशल कंडीशन आपको दे दूं, इफ u इज इक्वल टू 0, बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया तो बहुत आसान हो जाता है, p इंटू टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप वेलोसिटी लिख देते हैं 2p/m। प्लीज ध्यान रखिएगा ये तभी है जब p कांस्टेंट है, तो यहां से आपकी वेलोसिटी निकल आएगी, एक मिनट, अंडर रूट भी आएगा, हाँ, और इसको आप लिख लेंगे ds/dt, अंडर रूट 2p/m t टू द पावर हाफ। तो यहां से आप s निकाल लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करके, तो s इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपको आता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट कैसे क्वेश्चन करना है वो आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर आपको पावर कांस्टेंट दे दी गई, अब एक कंडीशन आती है जब आपको पावर दे दी जाती है k t टू दी पावर n, इस तरह से बेटा, और आपसे वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हाँ, u0 दिया हुआ है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ये दे दिया है, तो आपको लिखना है हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे आप वर्क डन कह सकते हैं, इंटीग्रेशन p dt। तो यहां से आप सीधे सीधे k t टू दी पावर n dt लिखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, फाइन। तो ये आपका आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, रटने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूं आपको, के टी टू द पावर n+1/n+1, ठीक है। यहां से आप v स्क्वायर लिख सकते हैं 2k/m t टू द पावर n+1/n+1, और जब आप v निकालेंगे तो बिल्कुल आप इससे क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 2k/m t टू द पावर n+1/n+1। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलते हैं बेटा सर्कुलर मोशन के, और यहां पे मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन ले रहा हूं। हाँ, किसी भी सर्कुलर मोशन में आपको पता है जब भी सर्कुलर मोशन होता है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं आपके लिए, सर्कुलर मोशन में आपको सर्च करना है सेंटर, और एक फोर्स लगा देना है mv²/r, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये हमेशा आपका लगेगा टुवर्ड सेंटर। तो जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे उसमें आपको ये काम करना है कि एक एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर ले लेना है,
तो एक एक्सेस आपकी हमेशा सेंटर की ओर आएगी। ठीक है, ओके। अब बात कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, इसमें इसका एप्लीकेशन आएगा। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें फोर्स और एनर्जी दोनों का ही यूज आता है। सपोज हमारे पास एक पेंडुलम है जो बेस पे स्पीड u दी गई है, फाइन, और इसकी लेंथ हमने l दी है आपको। कुछ टाइम के बाद ये इस पोजीशन पे पहुंच जाता है जिसे मैंने b का है, इनिशियली a पोजीशन कह दिया, फाइनली b पोजीशन कह दिया। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, फाइन, और b पोजीशन पर हमने इसकी स्पीड आपको दे दी है v। तो सबसे पहले एक तो ये चीज बेटा, रेफरेंस पॉइंट आप ए को ले लेंगे। रेफरेंस पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, बट जो सबसे आसान तरीका है, ये आपकी हाइट हो जाती है h। किसी टाइम पर ये दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो h अगर आप देखेंगे तो ये आपका बन जाता है L1 माइनस कॉस थीटा। कैसे? ये आपकी टोटल लेंथ L, और यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आपका L कॉस थीटा। क्लियर है? तो L1 माइनस कॉस थीटा आपकी हाइट आ गई, ये आपकी हाइट गिवन है। अब अगर आप बात करें तो एक इक्वेशन ए एंड बी पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट मींस आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी at A plus potential energy at A is equal to kinetic energy at B plus potential energy at B। अब A पे आपको पता है ये आपकी है हाफ mu स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी आपने रेफरेंस पॉइंट लिया इसलिए 0। B पे हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी B पे आपकी हो गई mgh, और h की वैल्यू में रख दूंगा L1 माइनस कॉस थीटा। तो एक इक्वेशन आपकी एनर्जी की ये बनती है, आपको याद रहे तो ज्यादा अच्छा। तो यहां से आपकी इक्वेशन आती है u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gl1 माइनस कॉस थीटा। ये इक्वेशन जितनी याद रहे उतना अच्छा है, नहीं तो वहां पे भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, और जितने स्टेप्स ज्यादा रहेंगे उतनी आपकी गलती के चांसेस। सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे फोर्स एट पोजीशन बी। तो बी पे फ्री बॉडी डायग्राम आप लेंगे। ठीक है, तो बी पे जब आप लेंगे तो एक फोर्स आपका लग रहा है mg डाउनवर्ड, एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, ये आपका टेंशन हो गया, ये एंगल आपका थीटा है। क्लियर? और साथ में आपके पास एक वेलोसिटी दी हुई है v। अब सबसे पहला काम क्या करना है भाई, सेंटर ढूंढना है और आपको अपने x और y एज्यूम करने हैं। तो एक आपका x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस। एक एक्सिस हमेशा सेंटर की ओर होनी चाहिए बेटा, ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज उस डायरेक्शन में आपका क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपकी जो इक्वेशन यहां पे बन के आती है वो बनती है t माइनस mg कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l। ठीक है जी, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन यहां बनी। क्योंकि आप किसको ब्रेक करेंगे, mg को ब्रेक करेंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। फाइन, और इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, बट बेटर है कुछ स्पेशल कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। u मिनिमम टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। हाँ जी, ये आपकी थी √5g l कह लीजिए, यहां पे आपको l दिया हुआ है तो ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज √gl।
अगर आपकी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √5 GL है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √GL होगी एंड टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 0। फाइन। फिर एक और आपको याद रखना है, U इज इक्वल टू √2GL अगर है, U इज इक्वल टू √2GL है तो आपकी जो वेलोसिटी थी वो इस बॉल को यहां तक ले जाएगी बेटा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक। उसके बाद ये लोअर पोर्शन में ऑसिलेट करने लगेगा, तो ये बॉल आपकी इस वे में ऑसिलेट कर रही होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपको देखना है, अगर आपकी वेलोसिटी √2GL से ज्यादा है लेकिन √5GL से कम है, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपको पता है कि आपका जो बॉब है या बॉल, जो भी आप कहना चाहें, वो अपर हाफ तक पहुंचेगी एंड लीव द सर्कल एट सम पॉइंट। वो सम पॉइंट आपका एनर्जी वाली इक्वेशन से निकल आएगा। ठीक है, हाँ, तो आपको ध्यान क्या रखना है, इन अपर हाफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद रहा, इन अपर हाफ टेंशन में बी 0। हाँ, अगर वो ऊपर वाले हाफ में गया और किसी पोजीशन पर उसने सर्किल को छोड़ा, तो सर्किल को तभी छोड़ेगा जब वो टेंशन 0 हो गया होगा। बिफोर वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 नहीं होगी, उससे पहले टेंशन 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप जो एंगल निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे, T इज इक्वल टू 0 रख के। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको यह कंडीशन दी हुई है U लाइज बिटवीन √2GL एंड √5GL, तो आप T इज इक्वल टू 0 रख के आप cos थीटा कैलकुलेट कर लेंगे बी पोजीशन के लिए। समझ में आया? ओके। और अब अगर हम बात करें, हमारे पास हमारी वेलोसिटी √2GL से कम है, इस पर्टिकुलर केस में बॉल ऑसिलेट्स इन लोअर हाफ। हाँ, बॉल, बॉब, आप जो भी कहना चाहें, ठीक है, लोअर हाफ में ऑसिलेट करेगी कुछ इस तरह से। और इस केस में V इज इक्वल टू 0 बिफोर T इज इक्वल टू 0। तो T 0 नहीं होगा, T नेवर 0 इन दिस केस। फाइन। टेंशन, T मींस टेंशन, टेंशन कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसकी कंडीशन कहां से निकलेगी, एनर्जी इक्वेशन में। एनर्जी इक्वेशन में आप V की वैल्यू 0 रख के cos थीटा कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आपको अपनी V चेक करनी है किस रेंज में आ रही है, whether V lies between √2GL और √5GL। ओके, V लेस देन √2GL यहां लाई कर रही है, या V ग्रेटर देन √5GL। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए कि आप थीटा कैसे निकालेंगे। अलग अलग कंडीशन है, यहां तो आपको जरूरत ही नहीं है, ये तो कंप्लीट सर्कल। इस केस में बिल्कुल सही बात है, आपकी V 0 हो जाएगा, और इस वाले केस में T इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये किसके लिए, थीटा कैलकुलेट करने का तरीका है, कहां पे वो बी पॉइंट होगा। तो चलिए जेई मेंस 2020 में आए हुए सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस को चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ अ लाइट स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट k एंड अनस्ट्रेच्ड लेंथ l। ओके, तो ये कह रहा है कि
तो particle of mass m is fixed to one end of a light spring having force constant k and unstretched length L. The other end is fixed. The system is given an angular speed omega about the fixed end of the spring such that it rotates in a circle in gravity-free space. Then the stretch in the spring is okay. Gravity-free space की बात की है. अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग दिया हुआ है, ये आपको मास m दिया हुआ है, फाइन, ये आपको k दिया हुआ है, इसकी नेचुरल लेंथ आपको दी हुई है l. अब आपने किया क्या बेटा, इसको आपने रोटेट कर दिया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की ओर ले जाएगा और ये आपका कुछ x स्ट्रेच हो गया होगा. तो ये रही आपकी फाइनल पोजीशन जब आप इसे रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए. तो बेटा इस फ्री बॉडी डायग्राम में क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, आप इसे देखेंगे यहां पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा होगा. ठीक है, तो इस सर्कुलर मोशन की अगर आप बात करेंगे तो आप सेंटर ढूंढेंगे. यहां पे आपका सेंटर आ गया. आप कहेंगे एक फोर्स लग रहा है एफ स्प्रिंग. हाँ, mg वैसे लगता है लेकिन यहां पे नहीं लगेगा क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस कह दिया उसने. तो भाई और कोई फोर्स लगना ही नहीं है, तो केवल एफ स्प्रिंग लग रहा है. हाँ, और यही आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए नॉर्मल इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. आर की वैल्यू अभी बता देंगे आपको. आर की वैल्यू कितनी है बेटा, के प्लस एक्स है. ठीक है, अब अगर आप फोर्स का एप्लीकेशन देखें तो एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू एम, आर की जगह आपका आ जाएगा, ओहो ये एल है, एल प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर. इज इट क्लियर? और स्प्रिंग फोर्स आप सबको पता है, ये होता है के एक्स इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर प्लस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर. और आपको कैलकुलेट क्या करना है, स्ट्रेच इन द स्प्रिंग, दैट मींस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है. और यहां से जब आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी एम एल ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. कोई है ऐसा ऑप्शन आपके पास? बिल्कुल डी ऑप्शन आपको दिख रहा है यहां पे. ठीक है, अच्छा अब जरा ना, कई बार जो है हाँ, अब ये जो है कई बार ना इस तरह का क्वेश्चन जो आपको मिलता है वो कॉमन सेंस से भी हो जाता है. देखिए आपको पता है, मैंने आपसे कई बार कहा है, ये याद रखिएगा, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर. तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके डायमेंशनली करेक्ट नहीं है. अगर आपको याद रहता है एसएचएम से कि के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए. यानी अब आपके पास 50% चांसेस हो गए हैं करेक्ट करने के. इस क्वेश्चन को तो वैसे भी नहीं, तो किसी को नहीं भी समझ में आ रहा तब भी तुक्का मार के आओ भाई. अब ऐसे तो कोई चांसेस ही नहीं तुक्का मारने ना, इतने इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा. लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि डायमेंशनली आपने इन दोनों को रिमूव कर दिया, दो ऑप्शन बते, छोड़ के क्यों आना यार. कुछ नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन में, तब भी निशान लगा के आओ ना यार. 50% चांसेस हैं, आए तो 4 आएंगे, जाएगा तो 1 जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. A bead of mass m stays at point P, okay, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, on the wire bent in the shape of a parabola y is equal to 4cx square. Okay, ये मैथ्स टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं. And rotating with angular speed omega, the value of omega. Okay, अब बेटा अगर आप इसको देखें तो फोर्स का क्वेश्चन है, ओमेगा आपको निकालना है, यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर से कहीं कुछ बनेगा. ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले इसको मैं इनलार्ज करके आपको दिखा रहा हूं. ये मेरे पास मास है, तो एक फोर्स इस पे लग रहा होगा mg, फाइन, और इधर एक नॉर्मल लग रहा होगा. क्लियर है? हाँ, ये फ्री बॉडी डायग्राम जब मैं बना रहा हूं.
अब एक चीज इस पे ध्यान देनी है कि जब ये घुमाएंगे आप इसे तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ये इस तरह से सर्किल पे घूम रहा है, ये रहा इसका सेंटर। हाँ जी, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये सर्किल में घूमेगा तो कैसे घूमेगा, ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं, मान लीजिए ये एंगल में वर्टिकल के साथ एंगल कह दूं थीटा, तो अब आपको पता है किसको मुझे ब्रेक करना है, एन को करूं या एमजी को करूं। मैं बिल्कुल सही कहा आपने, एन को ब्रेक करूंगा। क्यों? बिकॉज मुझे एक एक्सिस सेंटर की ओर लेनी है, बिकॉज सेंटर की ओर मेरा ए नॉर्मल लग रहा है एंड दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब कॉमन सेंस देखो भाई, आर इज इक्वल टू ए है, तो मैं इसे ए ओमेगा स्क्वायर लिख दूं। फाइन। चलिए जरा देखें इक्वेशन क्या बन रही है। एन को ब्रेक किया, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एक इक्वेशन ये बनी, और दूसरी इक्वेशन बनी एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए एन, या इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं एम ए ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये एम है, एम ए ओमेगा स्क्वायर लिख दें। ओके, अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो यहां से मेरे पास टेन थीटा आ गया। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए ओमेगा स्क्वायर बाय जी। अब बेटा थीटा दिया नहीं हुआ, थीटा आपको निकालना है, ठीक। और इतना तो यार अब मैथ्स में पढ़ ही लिया, ये तो फिजिक्स में भी बताया हुआ मैंने आपको कई बार, लेकिन मैथ्स में भी अब तो पढ़ लिया ना सारा, पैराबोला और ये सब चीजें तो पढ़ ली। तो भाई यहां पे आपको पता है dy बाई डी एक्स, तो इक्वेशन आपको दी हुई है पैराबोला की y इज इक्वल टू, हाँ किस क्या दी हुई है भाई, y इज इक्वल टू, चेक करें जरा कहाँ गई, 4cx स्क्वायर। ओके, 4cx स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं बेटा तो क्या आ जाएगा, 8cx। क्लियर है? अच्छा, अब जब x की वैल्यू a है तो उस पॉइंट पर मेरे को पता है मेरा एंगल tan थीटा है, तो dy बाई डी एक्स इज tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 8ca, ये आ गया। क्लियर? तो यहां से एक इक्वेशन मेरे पास ये, एक इक्वेशन मेरे पास ये है, मैं लिख देता हूं a ओमेगा स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू 8ca, ऐसा कुछ आ रहा है। और यहां से a से a कैंसिल हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 8cg, ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? जीसी वाला ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है भाई, नहीं दो हैं। ओके, सी और डी, ठीक है, सी और डी में से कोई एक, तो 2√2 ये वाला करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 2√2cg, ठीक है। A mass of 10 kg is suspended by a rope of length 4 meter from the ceiling. A force F is applied horizontally at midpoint of the rope such that the top half of the rope makes an angle of 45 degree with the vertical. Then what is the value of F? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी हुई है, तो ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसको। अब बेटा अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की बात करें तो हमें गिवन क्या है बेटा, एक हमें रूप दी हुई है इस तरह से, और इस रूप में आपसे कहा गया कि ऐसे करके एक मास m हैंग कर रहा है और इसका मास भी दिया हुआ है आपको। ओके, उसको भी देख लेंगे। अब आपसे कहा गया कि एक मिड पॉइंट पे आपने एक फोर्स लगा दिया F। इस फोर्स के लगाने पे क्या हुआ बेटा, ये यहां से ऐसे गया और ये वर्टिकल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनने लग गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं एक मास हैंग कर देता हूँ, ये मास अब मैं वेट मास भी लिख दे रहा हूँ इसका 10 kg, ठीक है। तो ये वाली चीज हमारी अब गायब हो चुकी है और इसकी जगह हमारी नई पोजीशन आ चुकी है, और ये नई पोजीशन में इस तरह से ओहो ये आपके पास एक फोर्स लग रहा है F, और ये पॉइंट जो है यहाँ पे आपने फोर्स लगा रखा है। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब ये इक्विलिब्रियम पे है, दैट मींस इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो इधर आपका टेंशन लग रहा होगा और नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। तो इस पॉइंट पे एक फोर्स F मैं आपसे कह रहा हूं, एक फोर्स आपका 10G लग रहा है और एक फोर्स टेंशन लग रहा है, और ये एंगल आपका 45 डिग्री बना है।
इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, सीधे सीधे सॉल्व कीजिए। t cos 45 इज इक्वल टू 100, g की वैल्यू 10 दी हुई है, ठीक है, और यहां से t sin 45 इज इक्वल टू f, डिवाइड करेंगे तो f इज इक्वल टू 100 न्यूटन आंसर आ जाएगा। वैसे भी आपको क्लियर होना चाहिए था बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री है लेकिन ये दोनों एंगल सेम हैं, इसका मतलब 10 के सामने एंगल सेम है तो f के सामने एंगल, ये दोनों एंगल अगर सेम है तो f और 10 मतलब 10 मास है तो उसको फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 100 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा। लेनीज थ्योरम की मैं बात कर रहा था, अगर एंगल सेम है तो सामने वाले फोर्सेस भी सेम होंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। If the potential energy between two molecules is given by U is equal to A by R to the power 6 plus B by R to the power 12, then at equilibrium separation between molecules and the potential energy R. Okay. U आपको दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है F is equal to माइनस du by dr और इसको आप रख दीजिए 0। तो आपको ये जो u दिया हुआ है इसको डिफरेंशिएट करके 0 रखना है। बिल्कुल, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आगे बताता हूं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें बेटा तो हम यहां पे लिख सकते हैं माइनस d बाई डी आर ए आर टू द पावर -6 प्लस बी आर टू द पावर -12, ओके। और इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 a by r to the power 7 plus 12 b by r to the power 13। क्लियर है? हाँ, और ये आप इसको रख देंगे 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी है और हमें पता है इक्विलिब्रियम में जो हमारा फोर्स होता है वो 0 हो जाता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6a by r to the power 7 is equal to minus 12b by r to the power 13। क्लियर है? ओके, तो ये मेरा हो गया r टू द पावर 6, यहां से मुझे मिला r टू द पावर 6 इज इक्वल टू -12b बाई 6a, और इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 2b बाई a माइनस 2b बाई a टू द पावर 1/6। तो या तो हमारा C ऑप्शन हो सकता है या हमारा D ऑप्शन हो सकता है बेटा, ठीक है। ओके, अब पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो क्लियर हो गया कि ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। अब जरा देखें पोटेंशियल एनर्जी में ये वैल्यू रख देते हैं, तो U इज इक्वल टू ए, आर टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी आई है, -2b बाई ए, तो यहां लिख देते हैं -2b बाई ए, फिर ये आपका आ जाएगा +12b, 12 नहीं, सॉरी, वो तो डिफरेंशिएशन हो गया, बी है, b बाय इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 4b स्क्वायर a स्क्वायर, b से ये कैंसिल हो गया, ओके। तो ये मेरे पास कितना आ गया, -a स्क्वायर बाय 4b। कोई है ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल, सी ऑप्शन जो आपके पास है ये रहा आपका आंसर। तो r की वैल्यू निकालनी थी डिफरेंशिएट करके इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, और उसके बाद उसको रख के पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी थी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। A body of mass 2 kg is driven by an engine delivering a constant power 1 joule per second. The body starts from rest and moves in a straight line. After 9 seconds, the body has moved a distance in meter. Okay, fine. तो आपको बेटा यहां पर कांस्टेंट पावर दी हुई है, बॉडी का मास दिया हुआ है, ओके। तो अगर आप इसके हिसाब से देखें तो आप यहां पर सिंपली फॉर्मूला अगर लिखें तो 12mv स्क्वायर माइनस 0, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा हो जाएगा P इंटू टी। हाँ, मैं अभी वेरिएबल ले रहा हूं, मैंने उसको वैल्यू 9 नहीं डाली है, बता रहा हूं क्यों, ठीक है। P कांस्टेंट है, ओके। तो यहां से मैं लिख सकता हूं मेरा V जो है
वो आ जाएगा 2pt/m का अंडर रूट। ठीक है, अब इसकी आप वैल्यू डाल दीजिए, तो 2pm ये कांस्टेंट टर्म्स है, इनकी वैल्यू डाल देते हैं, तो ये मेरे पास आ गया 2 × 1/2 × t, ये आ गया। तो v इज इक्वल टू t⁻½ ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं लिख सकता हूं dx/dt इज इक्वल टू t⁻½ और यहां से dx इज इक्वल टू t⁻½ dt, और इसे अगर मैं इंटीग्रेट करूं, ये मोशन का क्वेश्चन बन गया एक्चुअल में। तो ठीक है, 0 से x ये डिस्प्लेसमेंट मेरा हो गया, ये 0 से 9 यहां पे मैं ले लूंगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू t⁻³ डिवाइडेड बाय, ओके ये 2/3 आ रहा है, और लिमिट आपकी 0 से 9, तो 9 आप रखेंगे तो ये आपका 327, तो 27 × 2/3 दैट इज 18 मीटर आपका आंसर आना चाहिए। तो यहां पर अगर आप 18 लिख देंगे तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही, आपको मिल जाएंगे मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग डाउन फ्रॉम पॉइंट बी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन AB which is making an angle theta with the horizontal section BC is smooth, okay, and the remaining section CA is rough with a coefficient of friction mu. It is found that the block comes to rest as it reaches the bottom of the inclined plane. If BC is equal to 2AC, the coefficient of friction is given by mu is equal to k tan theta. The value of k is okay. तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, तो बेटा ये यहां पर रेस्ट पे था और यहां पर भी रेस्ट पे आ गया है। तो बहुत सारे मेथड है क्वेश्चन करने के, आप एक्सेलरेशन निकालिए, वेलोसिटी इस पॉइंट पर निकालिए, फिर यहाँ पे 0 रख दीजिए, ये एक मेथड है। बट सबसे आसान तरीका जो इसका है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ, आप क्या कीजिए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रख दीजिए। पहले भी 0 थी, बाद में भी 0 है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ, अब जितने भी फोर्सेस हैं उनका वर्क डन आपको 0 करना है, और ये आपको समझना है कि कहां पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। और BC इज इक्वल टू 2AC दिया है, एक बार कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो फिर मैं सॉल्व करता हूं। देखिए इसकी अप्रोच अगर हम ये देखें कि अगर ये वाला हमारे पास ब्लू सेक्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूं BC, ये हमारे पास स्मूथ है, ठीक है। अगर मैं इसके फोर्सेस की बात करूं तो एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक मेरा mg cos थीटा लग रहा होगा, और एक मेरे पास mg sin थीटा लग रहा होगा। ये समझ में आया? तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, वर्क डन B to C इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू BC, ये आ गया। ओके, अब अगर आप बात करें वर्क डन C2A, ठीक है, अब C2A रफ सरफेस दी है। अब बेटा अगर आप इस पोर्शन की बात करें, ये रफ सरफेस की, तो आपको पता है आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, है ना? हाँ, तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो है नेगेटिव होगा, तभी तो वो रुकेगा, क्योंकि इसको कुछ वेलोसिटी मिल चुकी है। तो वर्क डन CA जो आएगा वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है आपकी, माइनस mg sin थीटा, ओके, माइनस म्यू mg cos थीटा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि mg sin थीटा तो अभी भी नीचे ही वर्क कर रहा है, और म्यू mg cos थीटा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो CA हो गया।
क्लियर है? आराम से देख लीजिए इसको। हाँ, एक मिनट मैं साइन को गैप कर दूं। अब देखिए, अब सी के, अब ठीक है, एम जी साइन थीटा इंटू सी ए माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू सी ए, ये मेरा वर्कडन हो गया सी टू ए पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा अगर हम बात करें वर्कडन बी सी प्लस वर्कडन सी ए, दैट इज इक्वल टू 0, तो भाई इसको रख दो एम जी साइन थीटा, ओके, और बीसी की वैल्यू आपको दी हुई है 2ac प्लस एम जी साइन थीटा इंटू ए सी माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू ए सी इज इक्वल टू 0। ये लिख सकता हूं? हाँ, तो यहां से बेटा ये ए सी तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 3mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। एक ये कंडीशन आई। अब म्यू आपको क्या दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है के टेन थीटा। यहां से अगर आप देखें तो mg और mg आपका कैंसिल हो रहा है, यहां से आपके पास आ जाएगा 3 साइन थीटा के टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, और ये आपका आंसर है। ओके, एक और मेथड देख लेते हैं। स्पीड एट c इज इक्वल टू v, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी आएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा g साइन थीटा इंटू ए सी। ये समझ में आ रहा है? और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? हाँ, 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2, एक्सेलरेशन आपका अब हो जाएगा कितना? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, है ना? इंटू, एक मिनट, ए सी लिखना है, बी सी है वो, एक मिनट मैं वैल्यूज देख लूं बेटा। बी सी है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ वो यहां पे ना बेटा ये बी सी है, और यहां पे आपका आ जाएगा ए सी, ठीक है। अच्छा, ये साइन देख लेना, ये वाला साइन मेरे ख्याल से प्लस आएगा, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले लिया, वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा ना, म्यू जी कॉस थीटा बड़ा होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? बिल्कुल वही इक्वेशन बनेगी जो आपकी पहले बन के आई थी। तो आप इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं, आंसर वही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a 60 HP electric motor lifts an elevator having a maximum total load capacity of 2000 kg. If the frictional force on the elevator is 4000 Newton, the speed of the elevator at full load is close to. Okay. अब यहां पे आपको पावर गिवन है, फोर्स गिवन है, ठीक है। तो फोर्स आपको दो फोर्स काउंटर करने हैं, एक तो इसका वेट और एक फ्रिक्शन, और आपको पावर गिवन है 60 HP, और बाकी सारी कहानियां यहां दी हुई हैं। HP ये दिया हुआ है, जी की वैल्यू 10 लेनी है, ओके फाइन। तो सीधे सीधे पावर इज इक्वल टू FV, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक। अब F कितना होगा ये आपको मुझे बताना है। तो फोर्स जो काउंटर कर रहा है, या ये जो मोटर काउंटर कर रही है किस किस चीज को? एक तो है आपके पास वेट, दैट इज 2000 इंटू 10 न्यूटन, और प्लस साथ में 4000 न्यूटन फ्रिक्शन। तो आपके पास टोटल जो फोर्स है वो आपका हो गया 24000 न्यूटन, ओके।
तो यहां से आप लिख सकते हैं 60 इंटू 746 वॉट इज इक्वल टू 24,000 इंटू वी, और V की वैल्यू आपकी आ गई, ओके अगर हम इसे कैंसिल करें तो ये 400, 746 बाय 400 मीटर पर सेकेंड, कुछ ऐसी स्पीड आ रही है। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपका ओके 1.8 में तो 1.9 में है आंसर, यही क्लोज होना चाहिए बेटा, है ना। करीब ये आ रहा है, तो 1.9 मीटर पर सेकेंड वाला आपका आंसर हो जाएगा इसमें। यस, इट इज वेरी क्लोज टू 1.9। तो ये आपका आंसर बिल्कुल एक फॉर्मूले पे बेस्ड था, बस आपको ये समझना था कि मेरे को फोर्स क्या लेना है, बिकॉज वो वेट और फ्रिक्शन दोनों को काउंटर करेगा ना। तो नेट फोर्स आपको, हाँ यहां पे पावर इज इक्वल टू एफ नेट इंटू वी कर देंगे। A block starts moving up an inclined plane of inclination 30 degree with an initial velocity of v naught. It comes back to initial velocity position with velocity v naught by 2. The value of coefficient F kinetic friction between the block and the inclined plane is close to I by 1000. The nearest integer to I is okay. तो आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है, इंक्लाइन प्लेन में ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन भी है और ग्रेविटी तो लगी रही है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बिल्कुल टिपिकल मेथड से करने की कोशिश करते हैं। और वो हमें पता है कि अगर हमारे पास राउंड ट्रिप हो, हाँ जी, ब्लॉक में ये ब्लॉक हमारे पास है, अगर ये ब्लॉक राउंड ट्रिप का मतलब हो गया ये ऊपर गया, लेट से एस डिस्टेंस तक, यहां तक गया और फिर ये वापस आ गया, ठीक है। और ये एंगल आपको थीटा गिवन है। तो वर्क कौन करेगा? वर्क केवल करेगा फ्रिक्शन इन राउंड ट्रिप। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, आप बता सकते हैं मुझे कितना होगा? अच्छा, क्यों फ्रिक्शन वर्क करेगा? बिकॉज जब ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, व्हेन इट इज गोइंग अपवर्ड, आपका फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और वो आपका है म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो भी आपका फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों ही बार ये वर्क डन करेगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, बट उसके अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा? म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 2s। ये समझ में आया? बिकॉज ग्रेविटी कोई वर्क करेगी नहीं, नॉर्मल जो है आपका वो परपेंडिकुलर है, तो वो भी कोई वर्क नहीं करेगा। तो जो हमारे पास एक इक्वेशन हमारी बनी वर्क एनर्जी थ्योरम की, ठीक है, यहां से चला, ऊपर जा रहा था v नॉट से, और जब नीचे आया तो स्पीड हो गई v नॉट बाय 2। तो मैं सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं, और वर्क एनर्जी थ्योरम मेरी कहेगी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं हाफ m v नॉट स्क्वायर माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 2s। एक इक्वेशन हमारी ये बनी। ये अगर आपको समझ में आई तो मुझे बता दीजिए, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप बताऊं। अब बेटा इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो यहां पे हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये बन गई 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 2s। ओके, अच्छा अब जरा एक बार केवल अपवर्ड मोशन की बात करते हैं। अपवर्ड मोशन में, हाँ, आप सोच सकते हैं कि वर्क डन किस किस ने किया होगा? अब तो एमजी ने भी किया होगा ना, बिल्कुल सही बात है।
तो अब अगर आप देखें तो अपवर्ड मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो इनिशियल और फाइनल एस डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो आप सीधे लिख सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक्चुअली लॉस हो गया हाफ mv0 स्क्वायर, ये आपकी एनर्जी का लॉस हो गया। और ये एनर्जी किसमें गई, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा इंटू एस। जरा इसको समझिए, अगर ये आपको समझ में आता है दूसरी इक्वेशन मैंने कैसे बनाई। मैंने दोनों वर्क डन को एक ही लाइन पे लिख दिया mg साइन थीटा इंटू एस, बिकॉज mg साइन थीटा और ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। क्लियर है? तो बस बेटा अब आपको करना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है म्यू। तो यहां से आप हाफ mv स्क्वायर, ये आपने एज्यूम किया था, आप इसको उड़ा दो तो ये क्या हो जाएगा देखें जरा। यहां पे मैं लिख देता हूं mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा इंटू एस इज इक्वल टू, अच्छा इंटू, एक मिनट, हाफ mv0 स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां पे डाली, इंटू 3/4 भी है, दैट इज इक्वल टू म्यू mg कॉस थीटा इंटू 2s। ये बन रही है इक्वेशन, चेक करो। अच्छा अब यहां से s और s आपका कैंसिल हो गया, mg भी मुझे कैंसिल ही दिख रहा है भाई यहां से। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे इक्वेशन मिलेगी 3 साइन थीटा प्लस 3 म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 म्यू कॉस थीटा, कुछ ऐसी इक्वेशन दिख रही है ये तो मुझे। तो यहां से अगर हम देखें तो 5 म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, और यहां से म्यू आ गया आपका 3/5 इंटू टेन थीटा। क्या थीटा गिवन है आपको? थीटा शायद 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये मेरा आ गया 3/5 इंटू 1/√3, दैट इज √3/5। ओके, √3 इज 1.73/5, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.346 ये आ गया, 0.346, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है I/1000। तो यहां से बेटा मेरे I की वैल्यू कितनी आ गई, 346। ये मेरा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन पुशेस अ बॉक्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सरफेस, ही अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। ओके, thereafter he gets progressively tired and his applied force reduces linearly with the distance to 100 newton. Okay, the total distance through which the box has been moved is 30 meter. What is the work done by the person during the total movement of the box? Okay, तो क्वेश्चन पढ़ के कई बार एकदम से लगता है कि अरे कैसे करेंगे, फिर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हो अगर, तो एक चीज दिमाग में आती है कि हमें अगर ग्राफ मिल जाए, अगर हम किसी तरह से ग्राफ बना पाए तो हमारे आंसर बड़ी इजीली कैलकुलेट हो सकते हैं, बिकॉज वर्क डन इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो भाई यहां पे आप क्या कीजिए, एफएस ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए, उसने कहा भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर आप देखेंगे तो पहले आपके पास 200 न्यूटन का फोर्स चल रहा है, और ये आपको कहां तक ले गया, 15 मीटर तक। ओके, उसके बाद फाइनली 100 न्यूटन रह गया, और लीनियरली इस तरह से ये डिक्रीज किया, और टोटल डिस्टेंस आपका हो गया है 30 मीटर। ये रहा, क्लियर? बस इस एरिया को आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर इतना आसान सा। ठीक है, तो भाई मैं इसको, आप चाहें तो बड़े आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते, मैं तो चाहूंगा कि 3 पार्ट में कर लें इसको। एक पार्ट ये हो गया हमारा, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3। तो अगर आप इसको देखें तो 200 इंटू 15 ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आ गया,
प्लस ये ट्राइंगल है हाफ इंटू 100 इंटू 15, एक ये पार्ट आ गया सेकंड, और थर्ड पार्ट अगर आप देखेंगे तो फिर से रेक्टेंगल है, ये आपका आ गया 15 इंटू 100, और ये आपका आंसर आ गया 3000 यहां पे आया, और 750 ये आया, और इधर 1500, तो टोटल आपका 5250 जूल। मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए। कोई है ऑप्शन? बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये आपका आंसर रहा। A particle m is equal to 1 kg slides down a frictionless track starting from rest at point A, height 2 meter. After reaching C, the particle continues to move freely in air as a projectile when it leading its height point P, reaching होना चाहिए, height is equal to 1 meter. The kinetic energy of the particle is okay. तो बेटा यहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। भाई जैसे ही आपको ये दिखा ना फ्रिक्शनलेस ट्रैक, देखिए इन्होंने जितनी कहानियां सुनाई हैं वो आपको डाइवर्ट करने के लिए हैं। यहां पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी आपको कुछ दी हुई थी। बिल्कुल देखिए कुछ लोगों के आंसर आ गए, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल आप इसे लगा सकते हैं क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक दिया हुआ है। तो बस आपको करना सिर्फ ये था कि mg इंटू डेल्टा h, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P। m जो है वो आपको दिया है 1, g की वैल्यू दी है 10, h जो दिया है वो यहाँ पे 2 मीटर और ये 1 मीटर। ओके, तो ये आपका 1 मीटर आ गया, तो यहां से आपका 10 जूल आंसर आ गया। फाइन, तो इसका आंसर 10 जूल हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कई क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बट हाँ लैंग्वेज में वो घुमाने की कोशिश करेंगे। वर्क पावर एनर्जी क्योंकि बहुत जगह अप्लाई हो रहा होता है बेटा, तो इसके क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट मिलते हैं, नहीं मिलते। कोलिजन पोर्शन हमने देखा था, कोलिजन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। तो कोलिजन में क्योंकि इसका एप्लीकेशन है तो काफी क्वेश्चन कोलिजन वाले मिलते हैं, बट पावर और वर्क के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।